हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर इस इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। सारी थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन साथ में सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। तो चैनल पर आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेगी इस सब्जेक्ट की, जिसमें मैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको कवर करवा दूंगा। जिन नोट्स में से आपको मैं ये कवर करवा रहा हूँ, ये पेड नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारी थ्योरी कवर करवाई गई होगी। जो जो कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके अलावा जो जो आपके प्रैक्टिकल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके सभी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, साथ में उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो 199 रुपीज में आप इस पांचों यूनिट के नोट्स को खरीद सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज है वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें देखना है परमानेंट अकाउंट नंबर और इससे आगे का कंसेप्ट। PAN is a unique 10-digit alphanumeric identifier issued by Income Tax Department of India। जो पैन होता है वो एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। इट इसेंशियल फॉर वेरियस फाइनेंशियल एंड टैक्स रिलेटेड एक्टिविटी। ये काफी सारे फाइनेंशियल और टैक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पैन, पैन की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन। तो पैन सर्व एज अ क्रूशियल आइडेंटिफायर फॉर टैक्स पेयर इन इंडिया, हेल्पिंग द गवर्नमेंट ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड टैक्स पेमेंट। पैन की मदद से जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कर पाती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाती है, और किस पर्सन ने कितने टैक्स की पेमेंट करी है उसका भी उसे पता चल पाता है। नेक्स्ट है मैंडेटरी फॉर फाइलिंग टैक्सेस। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इंश्योरिंग कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन। ऐसे इंडिविजुअल और बिजनेसेस जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, उन्हें पैन की जरूरत पड़ती है। पैन के बिना वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है केवाईसी कंप्लायंस। तो पैन इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर नो योर कस्टमर प्रोसेस इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स वगैरह में जो केवाईसी होती है वो करवाने के लिए भी आपको पैन मैंडेटरी होता है। इट हेल्प टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर। ये किस लिए जरूरी होता है? बैंक में कस्टमर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो मैनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सच एज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, अप्लाई फॉर लोन, परचेजिंग हाई वैल्यू एसेट। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है, चाहे आपको बैंक अकाउंट खुलवाना हो, चाहे आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो, या आपको कोई एसेट खरीदना हो, प्रॉपर्टी वगैरह, उसके लिए आपको पैन की जरूरत होती है। पैन के बिना आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग टैक्स इवेशन। तो बाय लिंकिंग वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू पैन, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्स इवेशन एंड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। काफी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पैन के साथ लिंक करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो टैक्स की चोरी होती है उसको बचा सकती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग इनकम। तो पैन हेल्प द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन। पैन की मदद से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो इनकम को ट्रैक कर पाता है, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाता है, जिससे टैक्स कलेक्शन एफिशिएंटली होता है। ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ पैन मतलब पैन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। पैन इज रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड यूज टू असेस द टैक्स पेयर्स इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको पैन की जरूरत पड़ती है, जिससे टैक्स पेयर की इनकम का पता चलता है। टैक्स पेमेंट। तो इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस नीड पैन व्हाइल मेकिंग टैक्स पेमेंट, इंश्योरिंग प्रॉपर एलोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ टैक्स ड्यूज। टैक्स पे करते टाइम आपको पैन की जरूरत पड़ती है। पैन के बिना आप टैक्स पे नहीं कर पाते, और जब आप पैन कार्ड देते हैं, मतलब पैन नंबर देते हैं, तो फिर आपके जो भी टैक्सेस होते हैं वो आपके एक तरीके से ड्यूज वगैरह का सारा पता चल जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन। तो पैन इज मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एज इट हेल्प टू ट्रैक कैपिटल गेन एंड इनकम।
अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे किसी सिक्योरिटी में, चाहे किसी म्यूचुअल फंड में, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पर आपको पैन मैंडेटरी होता है। पैन के बिना आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लोन एप्लीकेशन। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर पैन फॉर प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशन इंश्योरिंग कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ द एप्लीकेंट। कोई भी लोन वगैरह लेते समय बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको पैन की जरूरत पड़ती है, जिससे उस पर्सन की सारी फाइनेंशियल प्रोफाइल का पता चल जाता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फिर है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। तो पैन इज एसेंशियल फॉर बाइंग और सेलिंग रियल एस्टेट एज इट हेल्प वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी को बाय या सेल करते हैं, रियल एस्टेट को बाय या सेल करते हैं, तो आपको पैन जरूरी होता है, क्योंकि इसकी मदद से कौन कौन जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनके आइडेंटिटी का पता चल जाता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ऑपरेशन। तो ओपनिंग अ बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर बिजनेस रिक्वायर पैन टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी नॉर्म। जब आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है तो उसके लिए भी आप पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। तो ये आपके यूटिलाइजेशन हो गए कि आपको कहाँ कहाँ पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पैन का सिर्फ आपका इतना ही कंसेप्ट है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है इसमें। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, वो स्टार्ट होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का। रेजिडेंशियल स्टेटस इज अ क्रूशियल concept in taxation that determine how an individual income is taxed in a particular country. रेजिडेंशियल स्टेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टैक्सेशन के अंदर, क्योंकि इसी की मदद से पता लगता है कि किसी इंडिविजुअल की इनकम को किस तरीके से और कितनी इनकम को टैक्स करना है किसी कंट्री के अंदर, मतलब कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगना है, वो उस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी पर्सन का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होगा इंडिया के अंदर, वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, वो इंडिया के अंदर जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जा रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन इंडिया के अंदर रहा है उस चीज पर डिपेंड करता है, और इससे पिछले ईयर्स में कितने दिन इंडिया के अंदर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और रेजिडेंट के अकॉर्डिंग उसकी इनकम टैक्स होगी या नॉन रेजिडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हाउ टू डिटरमाइन अ रेजिडेंशियल स्टेटस। एक रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे जाना जाता है? तो फॉर पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया क्लासिफाइड टैक्सेबल पर्सन एज अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट। टैक्स के पर्पस के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो एक पर्सन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है, मतलब जो इंडिया के जितने भी लोग हैं उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है। या तो वो एक रेजिडेंट कहलाएगा कोई इंडिविजुअल, या अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा, या फिर अ नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ये तीन कैटेगरी होती हैं इंडिविजुअल की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, जिस हिसाब से उसका टैक्सेशन होता है। तो नाउ फर्स्ट इज रेजिडेंट। किसी पर्सन को हम रेजिडेंट कब कहेंगे? अ टैक्स पेयर वुड बी क्वालिफाइड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन। एक टैक्स पेयर इंडिया का रेजिडेंट तब कहलाएगा जब वो इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नंबर वन कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इज 182 डेज और मोर। एक साल के अंदर 365 दिन में से 182 डेज या फिर उससे ज्यादा डेज जब वो इंडिया में रहेगा तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। सेकंड है स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली फोर प्रीसीडिंग ईयर इज 365 डेज और मोर एंड 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर बाय चांस वो इंडिया के अंदर एक साल जिस ईयर के लिए वो टैक्स पे कर रहा है उस ईयर के अंदर 182 डेज नहीं रह पाता है, 182 से कम डेज रहता है, तो दूसरी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर सकता है कि वो पिछले 4 सालों में टोटल 4 सालों में मिलाकर 365 डेज इंडिया में रहना चाहिए, और उसके अलावा साथ में 4 सालों में 365 डेज, और जिस ईयर का टैक्स असेस किया जा रहा है उस ईयर के अंदर टोटल 60 डेज से ज्यादा वो इंडिया में होना चाहिए, तो वो आपका इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है, ठीक है। ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। In the event an individual leave India for employment during a financial year, he will be qualified as resident of India only if he stays in India for 182 days or more. If the condition be above 60 days will not apply to him. क्या बोला है? अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया को एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़कर जाता है तो उस फाइनेंशियल ईयर में उसे 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना जरूरी है, तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा। उस केस के अंदर जो 60 डेज वाली आपकी कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है।
सेकंड हैगा हमारा जो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो इफ एन इंडिविजुअल क्वालिफाई एज रेजिडेंट द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन इफ ही इज रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और एन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाता है, मतलब ऊपर दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, तो पॉइंट आता है कि अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए ही विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इफ ही मीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब अगर वो ऊपर वाली दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो रेजिडेंट तो बन जाता है। अब अगर उसे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बनना है तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो ROR कहलाएगा, वरना वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन क्या है। पहली है हैज बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर इमीडिएटली फॉर द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में टैक्स असेस हो रहा है उससे पिछले 10 सालों में से वो 2 साल इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर 2 साल इंडिया का रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन जाएगा, वरना वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाएगा। दूसरी कंडीशन है हैज स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली आफ्टर द प्रीसीडिंग ईयर। या फिर दूसरी कंडीशन है पिछले 7 सालों के अंदर वो इंडिया के अंदर 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाएगा, वरना वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अब अगर वो रेजिडेंट है और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो ROR कहलाएगा, वरना वो RNOR कहलाएगा। ठीक है, therefore if an individual fail to satisfy even one of the above condition who would be RNOR। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो RNOR बन जाएगा। ROR बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, थर्ड हैगा नॉन रेजिडेंट। तो एन इंडिविजुअल सेटिस्फाइंग नाइदर ऑफ द कंडीशन स्टेटेड इन ए और बी अबव वुड बी NR। अगर ए वाली भी मतलब रेजिडेंट वाली भी और RNOR ROR वाली भी कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट कहलाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया रेजिडेंट नॉट ROR RNOR और NR क्या होते हैं। अब है टैक्सेबिलिटी क्या होती है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ रेजिडेंट, अ रेजिडेंट विल बी चार्ज टू टैक्स इन इंडिया ऑन हिज ग्लोबल इनकम। जो एक इंडिया का रेजिडेंट होगा उसकी ग्लोबल कोई भी इनकम हो, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी इनकम अर्न कर रहा हो, उस पर टैक्स इंडिया के अंदर लगेगा। मतलब इनकम अर्नड इन इंडिया एज वेल एज इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कोई इनकम हो या इंडिया के बाहर, उस पर टैक्स इंडिया के अंदर ही लगेगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये तो हो गया ROR के केस में। किसके? ROR के केस में। अब अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो देयर टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू इनकम दे अर्न इन इंडिया। तो इनके केस में क्या होता है, उतनी इनकम जितनी वो सिर्फ इंडिया के अंदर अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा इंडिया के अंदर, बाकी इनकम पर ग्लोबल जिस जगह पर वो अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन होगा। दे आर नॉट नीड टू पे एनी टैक्स इन इंडिया ऑन देयर फॉरेन इनकम, मतलब किसी भी फॉरेन इनकम पर उन्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले डिटरमाइनिंग डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। द एलिजिबिलिटी फॉर सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन में वेरी बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशन किसके ऊपर बेस्ड होती है? रेजिडेंशियल स्टेटस की। किसी पर्सन का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग उसे डिडक्शन और एग्जेम्पशंस मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस रेजिडेंट में हैव एक्सेस टू ब्रॉडर रेंज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन लाइक 80C 80D एटसेट्रा विच नॉट अवेलेबल टू रेजिडेंट। जैसे बोला है कि 80C 80D की जो ये डिडक्शंस होती हैं ये सब रेजिडेंट के लिए अवेलेबल होती है, नॉन रेजिडेंट को ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस से पता लगता है कि किसी पर्सन को डिडक्शंस मिलनी है या नहीं मिलनी। सेकंड है फाइलिंग रिक्वायरमेंट। द रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन द फॉर्म एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका जो इनकम टैक्स का फॉर्म होता है वो सिलेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोसीजर होता है। नॉन रेजिडेंट माइट हैव डिफरेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट कंपेयर टू रेजिडेंट, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट अलग होती है एज कंपेयर टू रेजिडेंट। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद टैक्स लॉ। तो अंडरस्टैंडिंग रेजिडेंशियल स्टेटस इज एसेंशियल फॉर कंप्लायंस विद टैक्स लॉ। मिस क्लासिफिकेशन कैन लीड टू इनकरेक्ट टैक्स फाइलिंग व्हिच may रिजल्ट इन पेनल्टी, इंटरेस्ट और लीगल इश्यूज। क्या होगा, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस पता होगा तो आपके जो टैक्स लॉ हैं आप उनके साथ कंप्लाई कर पाएंगे, वरना अगर आप
मिस क्लासिफाई कर लेते हो अपने आप को एज अ रेजिडेंशियल, तो फिर आपके ऊपर कई सारी इनकरेक्ट टैक्स फाइलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप पे पेनल्टीज, इंटरेस्ट और लीगल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस कैन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूडिंग टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लिए जाते हैं कि आपको किस तरीके का कैपिटल गेन लगेगा, किस तरीके का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किस तरीके से डिविडेंड मिलेगा। ये सारी चीजें भी रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती हैं। रेजिडेंट में फेस डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट देन नॉन रेजिडेंट ऑन सिमिलर इन्वेस्टमेंट। सेम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रेजिडेंशियल का जो टैक्सेशन है वो अलग होता है और नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन अलग होता है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। तो मेनी कंट्री इंक्लूड इंडिया हैव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद अदर कंट्री। द रेजिडेंट स्टेटस कैन इन्फ्लुएंस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट, हेल्पिंग टू प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड ऑन द सेम इनकम इन मल्टीपल जुरिडिक्शन। कई सारी कंट्रीज होती हैं, इंडिया में भी क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी पर्सन की इनकम पर डबल टैक्स ना हो जाए। मतलब एक तो इंडिया के अंदर टैक्स ना लग जाए, और मतलब इंडिया में भी टैक्स लग जाए और बाहर जुरिडिक्शन में भी टैक्स लग जाए, ऐसा ना हो, उसके लिए एक DTAA बनाया जाता है। तो इस चीज के लिए भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके ऊपर टैक्सेशन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सारा किस चीज के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कैसे पता लगता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ पर्सन हु इज रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट, व्हिच इंक्लूड income can be income from any source which is received or is deemed to received in India in such a year or behalf of a such person, or accrues or arise or is deemed to accrue or arise in to him in India। क्या बोला है, सेक्शन 5 है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो बताता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का टोटल इनकम के केस में क्या स्कोप है, मतलब किस तरीके से टोटल इनकम कैलकुलेट करी जाती है एक रेजिडेंट की, एक नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की और एक नॉन रेजिडेंट की। मतलब क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करी जाती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करी जाती हैं। तो इसके लिए हम इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब जो इनकम या तो रिसीव हो गई है या रिसीव होने वाली है इंडिया के अंदर, या फिर ऐसी इनकम जो अराइज हुई है या अराइज हो सकती है, डीम्ड टू बी अराइज है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके से इनकम को डिवाइड करा जाता है। या फिर थर्ड टाइप की होती है एक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया। मतलब वो एक्रू मतलब ड्यू भी हुई है और अराइज भी हुई है, कहां पर, इंडिया के बाहर। तो इस तरीके से टैक्सेशन उसका होता है। देखिए, सबसे पहले इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है वो रेजिडेंट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के केस में इंडिया के अंदर टैक्स होती है, RNOR के केस में भी इंडिया के अंदर टैक्स होती है, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी इंडिया के अंदर टैक्स होती है। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है वो इंडिया के अंदर ही टैक्स होगी। ठीक है, सेकंड है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो इंडिया के अंदर रिसीव डीम्ड मानी गई है कि इंडिया के अंदर ही रिसीव हुई है, माना गया है उसे, तो फिर वो इनकम भी ROR के केस में भी टैक्स होती है, RNOR के केस में भी टैक्स होती है और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्स होती है। थर्ड है कि इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, ऐसी इनकम जो ड्यू या अराइज हुई है कहां पर, इंडिया के अंदर, तो वो ROR के केस में भी इंडिया में टैक्स होगी, RNOR के केस में भी इंडिया में टैक्स होगी और नॉन रेजिडेंट के केस में भी इंडिया में ही टैक्स होगी। फोर्थ है ऐसी इनकम जो कि डीम्ड है कि इंडिया के अंदर एक्रू या अराइज हुई है, तो फिर वो ROR के केस में भी टैक्स होगी, RNOR के केस में भी टैक्स होगी और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्स होगी। ये चारों तो सीधे हैं, सभी के केस में ये सारी इनकम टैक्स होंगी। नेक्स्ट हैगा इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हुई है, तो ROR के केस में वो इंडिया के अंदर टैक्स होगी क्योंकि वो रेजिडेंट है और नॉट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। बट RNOR के केस में और आपका नॉन रेजिडेंट के केस में वो इनकम इंडिया के अंदर टैक्स नहीं होगी। नेक्स्ट है इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल सेटअप इन इंडिया, ऐसी इनकम जो अराइज तो कहां पर हुई है, इंडिया के बाहर, लेकिन किससे हुई है, ऐसे बिजनेस से जो बिजनेस इंडिया के अंदर सेटअप हो रखा है, तो उस केस में ROR के केस में वो इनकम इंडिया के अंदर टैक्स होगी, RNOR के केस में वो इनकम इंडिया के अंदर टैक्स होगी। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में वो इनकम इंडिया के अंदर टैक्स नहीं होगी। और लास्ट होती है इनकम अदर देन अबव नो रिलेशन इन इंडिया, ऐसी इनकम जिसका इंडिया से कोई रिलेशन है ही नहीं,
तो आरओआर के केस में तो वो इंडिया के अंदर टैक्स होगी ही, बट एनओआर के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में वो इंडिया के अंदर टैक्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका स्कोप होता है कि किस तरीके से इनकम टैक्स होती है और कौन कौन सी इनकम आरओआर के केस में टैक्स होती है और एनओआर के केस में टैक्स होती है और नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अब आपका, ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस वाला सारा कंसेप्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट है टैक्सेबल इनकम वर्सेस एग्जेम्प्टेड इनकम। टैक्सेबल इनकम रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटी इनकम दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन बाय गवर्नमेंट। टोटल इनकम का वो पार्ट जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स होना चाहिए या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिस पर टैक्स लगाया जाता है वो कहलाती है आपकी टैक्सेबल इनकम। इट इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ इनकम आफ्टर अकाउंटिंग फॉर अलाउएबल डिडक्शन, एग्जेम्पशन एंड रिलीफ। सारे डिडक्शन, एग्जेम्पशन और जो भी छूट वगैरह है उनके बाद जो इनकम बचती है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो कहलाती है आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? पहला इसमें इंक्लूड होता है सैलरी या वेजेस, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट से अर्न करते हैं वो सारी आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है। सेकंड होता है बिजनेस प्रॉफिट, मतलब इनकम जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। आप बिजनेस एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो इसके अंदर टैक्स होती है। नेक्स्ट होता है कैपिटल गेन, मींस प्रॉफिट फ्रॉम स्टेट ऑफ सेल ऑफ एसेट लाइक स्टॉक और प्रॉपर्टी। जब आप स्टॉक या प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं उस पर जो प्रॉफिट होता है वो इसके अंदर टैक्स होता है। फिर रेंटल इनकम इंक्लूड होती है, मतलब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर लीज पर देते हैं उससे जो इनकम आती है वो इंक्लूड होती है। उसके अलावा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, मतलब अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन बैंक अकाउंट स्टॉक। आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो इसके अंदर टैक्स होती है। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकल के आती है? जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से जो जो आपको डिडक्शंस अलाउड हैं वो डिडक्शन करने के बाद जो इनकम बचती है वो कहलाती है आपकी टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट बचता है आपका जो वो होता है सेक्शन 10, जिसके अंदर बात की जाती है एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। तो एग्जेम्प्टेड इनकम रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। ऐसी इनकम जो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, उन्हें कहा जाता है एग्जेम्प्टेड इनकम। दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल और एंटिटी डू नॉट नीड टू इंक्लूड दिस इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंडिविजुअल्स को इस इनकम को अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट ने उन्हें छूट दे रखी होती है, तो वो कहलाती है आपकी टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम। कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बताया गया है, जैसे कि जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफन एग्जेम्प्टेड इन सर्टेन ज्यूरिडिक्शन। काफी सारी ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो एग्रीकल्चर से आपकी इनकम आती है वो आपकी टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। नेक्स्ट आती है सर्टेन अलायंसेज, जैसे सम अलायंसेज लाइक हाउस रेंट अलायंस हो गए, ट्रेवल अलायंस हो गए, ये भी आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट इनकम होती है, इनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। नेक्स्ट है गिफ्ट, सर्टेन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव और अंडर स्पेसिफाइड लिमिट में बी एग्जेम्प्ट। रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलते हैं एक लिमिट के अंदर अगर है तो वो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, उनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट। तो एजुकेशनल स्कॉलरशिप में भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है, वो एग्जेम्प्ट होती हैं। एंड लॉन्ग टर्म गेन्स, इन सम केस लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में भी एग्जेम्प्ट। कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन होता है तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो ये कुछ कॉमन टाइप की एग्जेम्प्टेड इनकम थी। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम इन टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के अंदर इन एग्जेम्प्टेड इनकम की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो पहला है रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। एग्जेम्प्टेड इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन विच मींस इट इफेक्टिवली रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन। जो ये एग्जेम्प्टेड इनकम होती हैं इनके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगता है, तो ये ओवरऑल टैक्स बर्डन को कम कर देती हैं। By identifying source of exempt income, taxpayer can lower their taxable income and consequently their tax liability. टैक्स exempted income को आइडेंटिफाई करके टैक्स पेयर अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसे रिड्यूस कर सकते हैं और जिससे टोटल में उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो नॉलेज ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट चॉइस। अगर एक पर्सन को एग्जेम्प्टेड इनकम की नॉलेज है तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग इन टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड और एग्रीकल्चर लैंड कैन यील्ड रिटर्न दैट डू नॉट इंक्रीज टैक्सेबल इनकम। जैसे कि अगर जो एग्जेम्प्टेड बॉन्ड है, मतलब ऐसे बॉन्ड जिनमें इन्वेस्ट करने पर आप पर टैक्स नहीं लगता है, या फिर आप एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट कर दे तो आपके ऊपर टैक्सेशन नहीं आएगा, तो इस चीज में भी इस टाइप के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी एग्जेम्प्टेड इनकम की नॉलेज हेल्प करती है।
नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ अलायंस एंड डिडक्शन। तो सर्टेन अलायंस सच एज एचआरए और ट्रैवल अलायंस में बी पार्शियली और फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बाय स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग हाउ टू यूटिलाइज दीज अलायंस इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज देयर टैक्स बेनिफिट। कुछ अलाउंस होते हैं जैसे कि एचआरए हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गई, इस ये आपके टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो अगर इनके बारे में इंडिविजुअल को पता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकता है, जिससे वो टैक्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इनकॉर्पोरेटिंग एग्जेम्प्टेड इनकम इनटू फाइनेंशियल प्लान हेल्प इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। एग्जेम्प्टेड इनकम को फाइनेंशियल प्लान के अंदर इंक्लूड करने से आप अच्छी बजटिंग और फोरकास्टिंग कर सकते हैं। नोइंग व्हाट इनकम इज एग्जेम्प्ट अलाउ इंडिविजुअल टू एलोकेट फंड मोर इफेक्टिवली। अगर इंडिविजुअल को पता है कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने फंड्स को एलोकेट कर सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर कम से कम हो। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड लीगल एडवांटेज। तो प्रॉपरली कैटेगराइजिंग एग्जेम्प्टेड इनकम इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पेनल्टी और ऑडिट। अगर आप सही तरीके से एग्जेम्प्टेड इनकम को कैटेगराइज कर पाते हैं तो आपके जो भी टैक्स लॉ हैं उनकी कंप्लायंस हो जाती है और आपकी कोई भी पेनल्टी या ऑडिट वगैरह का रिस्क नहीं रहता है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंस्टिट्यूट एग्जेम्प्ट इनकम हेल्प टैक्स पेयर एडर टू रेगुलेशन मोर इफेक्टिवली। अगर इंडिविजुअल को पता है कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम है, कौन सी इनकम टैक्सेबल इनकम है, तो वो रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सारी चीजें करता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट। तो बाय फोकसिंग इन सोर्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम इंडिविजुअल कैन बिल्ड अ मोर रिजिलियंट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। एग्जेम्प्ट इनकम की नॉलेज होने की वजह से जो इंडिविजुअल हैं वो एक अच्छा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनहांस वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो एग्जेम्प्टेड इनकम कंट्रीब्यूट टू वेल्थ एक्यूमुलेशन विदाउट टैक्स डिडक्शन दैट द इनकम सोर्स में इनकर। दिस कैन लीड टू बेटर सेविंग, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर एग्जेम्प्टेड इनकम की अच्छे से नॉलेज होती है तो उसकी वजह से एक इंडिविजुअल क्या कर पाता है, वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पाता है, जिससे क्या होता है, सेविंग बढ़ती है, ग्रोथ होती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस थी कि एग्जेम्प्टेड इनकम की क्या आपकी इंपॉर्टेंस है। लास्ट टॉपिक है जो आपका इस यूनिट का वो है लर्निंग लेसन फ्रॉम कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी। कौटिल्य की टैक्सेशन पॉलिसी से क्या क्या सीखने को मिलता है। तो कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य वाज अ एशियंट इंडियन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड स्टेटमैन हु ऑथर्ड द अर्थशास्त्र ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, एक बहुत ही पुराने फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और स्टेटमैन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। हिज इंसाइट्स ऑन टैक्सेशन आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। जो उनकी टैक्सेशन की पॉलिसी थी और जो टैक्सेशन के बारे में उनकी नॉलेज थी वो आज के टाइम में भी काफी ज्यादा रेलेवेंट है। तो देखिए, सबसे पहले फेयर टैक्सेशन था। कौटिल्य एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयरनेस इन टैक्सेशन। कौटिल्य ने टैक्सेशन के अंदर फेयरनेस की इंपॉर्टेंस को बताया था। ही बिलीव दैट टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सेसिवली बर्डन समवन एज दिस कुड लीड टू डिसकंटेंट एंड रिवोल्ट अमंग द पॉपुलेंस। क्या बोला था इन्होंने कि जो टैक्सेस है वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर रिवोल्ट वगैरह बढ़ जाते हैं। अ फेयर टैक्स सिस्टम फोस्टर कंप्लायंस एंड ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। अगर एक अच्छा टैक्स सिस्टम होगा तो इससे कंप्लायंस सारे उसका करते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है लोगों का। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। तो ही एडवोकेटेड फॉर अ सिस्टम वेयर टैक्सेस आर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, सजेस्टिंग अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। इन्होंने बताया था कि टैक्सेस किस तरीके से होने चाहिए, एबिलिटी टू पे के हिसाब से होने चाहिए कि कौन कितना पे कर सकता है, उसके ऊपर उतना टैक्स लगना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करा था। दिस अप्रोच इंश्योर दैट वेल्थियर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट अ फेयरर शेयर प्रमोटिंग सोशल इक्विटी। इनका कहना क्या था कि जो पैसे वाले लोग हैं वो एक अच्छा टैक्स पे कर सकते हैं एज कंपेयर टू पुअरर सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्सेशन एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौटिल्य व्यू टैक्सेशन एज अ मींस टू जनरेट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वेलफेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौटिल्य क्या मानते थे कि जो टैक्स है वो एक तरीके से क्या है, रेवेन्यू का सोर्स है, जिसकी मदद से पब्लिक का वेलफेयर किया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जाता है। ही बिलीव दैट टैक्स रेवेन्यू शुड बी यूज्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी। वो उनका विश्वास था, उनका मानना था कि जो टैक्स है उसका यूज सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी के ऊपर। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग टैक्स इवेशन। ही रिकॉग्नाइज द नीड फॉर रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू मिनिमाइज टैक्स इवेशन। उनका मानना था कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे टैक्स की चोरी को कम से कम किया जा सके। कौटिल्य सजेस्टेड दैट वेल स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वुड इंश्योर एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन एंड डिस्करेज मेल प्रैक्टिसेस। उन्होंने बोला था कि अगर एक अच्छा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा तो उससे क्या होता है, टैक्स कलेक्शन अच्छे से होता है और जो भी ये टैक्स की चोरी वगैरह होती है वो कम से कम होती है।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो कौटिल्य अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ही एडवाइज्ड दैट टैक्सेस शुड बी सेट एट अ लेवल दैट डू नॉट स्टीफल इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौटिल्य ने टैक्सेशन के बीच में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड कर ली थी, जिसकी वजह से उनका मानना था कि टैक्स इस तरीके से होना चाहिए कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ना रोके, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करे और एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करे। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ही एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। कौटिल्य एडवोकेटेड फॉर केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू मैक्सिमाइज बेनिफिट फॉर सोसाइटी। उन्होंने क्या बोला था, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाना चाहिए कि उससे टैक्स का जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, इस तरीके से हो सके जिससे सोसाइटी का बेटरमेंट हो। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर कंप्लायंस। कौटिल्य रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ इंसेंटिव टू इनकरेज टैक्स कंप्लायंस। ही प्रपोज दैट टैक्सपेयर हु एडhere टू टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन शुड रिसीव बेनिफिट और रिवॉर्ड, thus प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ कंप्लायंस। इनका मानना ये भी था कि ऐसे इंडिविजुअल जो सही तरीके से टैक्स पे करते हैं, अच्छे से टैक्स पे करते हैं, उन्हें कुछ बेनिफिट और रिवॉर्ड मिलने चाहिए, जिससे क्या हो, बाकी लोगों के अंदर भी एक तरीके से ये हो कि अगर हम भी सही तरीके से टैक्स पे करेंगे तो हमें भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। तो कौटिल्य बिलीव्ड इन एडapting टैक्स पॉलिसी बेस्ड ऑन चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोसाइटी नीड फ्लेक्सिबिलिटी इन टैक्सेशन हेल्प एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। कौटिल्य का ये मानना था कि टैक्स पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए कि चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन की अकॉर्डिंग हम उसे भी चेंज कर सके, जो जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसको हम चेंज कर सके, जिससे जो टाइम टू टाइम चैलेंजेस आते हैं उन्हें एक तरीके से खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस, इंश्योरिंग दैट टैक्सपेयर अंडरस्टैंड हाउ देयर मनी इज यूज्ड कैन बिल्ड ट्रस्ट एंड इम्प्रूव कंप्लायंस। उनका ये मानना था कि टैक्स की जो यूटिलाइजेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसकी मनी कहाँ यूज हो रही है। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और कंप्लायंस में इंप्रूवमेंट आती है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी। कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी वाज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। ही एडवोकेटेड फॉर अ इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट लिंक्ड टैक्सेशन विद अदर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस सच एज ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इनका क्या मानना था कि टैक्सेशन की मदद से क्या है, सारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी हैं वो बिल्ड होती हैं। गवर्नमेंट का जो ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है, इन सारी चीजों में ग्रोथ मिलती है टैक्सेशन की मदद से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट था इस यूनिट में से सारा मैंने आपको कवर करवा दिया है। होप्स आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।